आपकी 3 यूनिट्स पूरी हो गई हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट बैंक और कस्टमर था, रिलेशनशिप क्या होता है, अकाउंट कैसे खुलता है, अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है और अकाउंट बंद कैसे होता है। सेकेंड यूनिट आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थी, जिसमें आपने 3 जो मेन टाइप्स होते हैं उसके वो पढ़े, ठीक है। और आपकी थर्ड यूनिट जनरली बैंक क्रेडिट के ऊपर थी। बैंक क्रेडिट, जिसमें आपने देखा कि बैंक आपको किस किस तरह से कौन कौन से लोन प्रोवाइड करता है और आप कौन कौन सी फैसिलिटी ले सकते हो, किससे किस में क्या डिफरेंस है। अब आज का हमारा फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रिवॉल्विंग क्रेडिट, ठीक है। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्विंग क्रेडिट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट विच अलाउज for the loan amount to be withdrawn, repaid and redrawn again in any manner and any number of times until the arrangement expires. Credit card loans and overdrafts are revolving loans and also called evergreen loans. आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि लोन्स कितनी तरीके के होते हैं। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे कैसे होता है। जैसे कि लोन्स तो जनरली अगर आप टाइम बेसिस पे देखो तो 3 तरह के ही होते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर सिक्योर्ड और सिक्योरिटी के बेसिस पे देखो तो 2 तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि आपके ओवरड्राफ्ट हैं, बिल डिस्काउंटिंग है, कैश क्रेडिट है, वो ये सारे के सारे इन्हीं 2 और 3 कैटेगरीज में डिफाइन किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हो। अगर हम रिवॉल्वमेंट के बेसिस पर देखें, रिवॉल्व होता है कि नहीं, रिवॉल्व का क्या मतलब हुआ, अब ये देखते हैं। इस डेफिनेशन में, इसके मीनिंग में सिर्फ 3 चीज़ें देखिए, 3 वर्ड्स देखिए। पहला है विड्रॉन, दूसरा है रीपेड और तीसरा है रीड्रॉन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? आपका जो लोन है, जो क्रेडिट फैसिलिटी है, वो सर्कुलर फ्लो में चल रहा है। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब हुआ? आपने विड्रॉ किया मतलब कुछ पैसे निकाले, कुछ पैसे यूज़ किए, जो भी आपकी लिमिट थी उसमें से आपने कुछ अमाउंट यूज़ कर। फिर आपके उसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में, थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड देखिए, रीपेड। रीपेड का मतलब है आपने जो अमाउंट यूज़ किया उसको आपने रीपे कर दिया, ठीक है, उसको आपने वापस से चुका दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, रीड्रॉन, यानी कि आपने फिर से वो अमाउंट यूज़ किया। आपका जो लोन का प्रोसेस है, जो क्रेडिट का प्रोसेस है, वो कैसे चल रहा है? वो सर्कुलर फ्लो में चल रहा है ना। मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल होती है ना, बिजनेस साइकिल और किसी भी तरह का सर्कुलर फ्लो, तो ये उस तरह से चल रहा है ना। एक सेकेंड, ये देखिए, सबसे ऊपर है विड्रॉन, विड्रॉन के बाद है आपका रीपे और रीपे के बाद है आपका स्पेंड, है ना। आपने क्या किया, पहले यूज़ किया, फिर उसका पेमेंट किया, उसके बाद से फिर उसे यूज़ किया। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से सर्कुलर फ्लो में चल रहा है ना। ये साइकिल बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, ये फ्लो टूट नहीं रहा है। आप निकालो, यूज़ करो, पे करो, फिर निकालो, है ना। वो सर्कुलर फ्लो चल रहा है, यानी कि आपके पास क्रेडिट एक ही तरह की है पर आप उसे यूज़ बार बार कर रहे हो, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। अब हम इसकी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। इट इज़ एन अरेंजमेंट विच अलाउज फॉर
the loan amount to be withdrawn, repaid and redrawn again in any manner and any number of times। आप कितनी भी बार उसको ऐसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। विड्रॉ करो, वापस से पे करो और फिर उसको रीयूज़ कर लो until the arrangement expires। जो आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता। सपोज आपने करेंट अकाउंट खुलाया है और उस पर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, तो आपने इस महीने ओवरड्राफ्ट लिया, मंथ के लास्ट में रीपे करा, अगले महीने की स्टार्टिंग में फिर लिया, तो आपको उसके लिए बार बार कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, वो सर्कुलर फ्लो में वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो अरेंजमेंट एक्सपायर नहीं होता। सपोज आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मैं 5 साल अवेल करूँगा, 5 साल तक मैं अवेल करूँगा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो 5 साल तक आपका वो सर्कुलर फ्लो उसी तरह से साइकिल उसी प्रकार से चलती रहेगी। 5 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। या अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करा देते हो तो उस कंडीशन में भी वो एग्रीमेंट क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि आप दोनों के बीच में हुआ एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं होता है, जो भी अरेंजमेंट है वो ख़त्म नहीं होता है, तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपका क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी जब आप लेते हो बैंक से तो आप क्या करते हो? क्रेडिट कार्ड आपका 1 लाख की लिमिट है, आपने शॉपिंग की 50,000 की, मंथ के एंड में आपने वो पैसे चुका दिए, अगले महीने आपने फिर से शॉपिंग की, तो क्या आप दोबारा से क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो बैंक से? नहीं ना, वही सेम क्रेडिट कार्ड यूज़ होता रहता है टाइम टू टाइम, जब तक कि आपके पास क्रेडिट लिमिट बनी रहेगी तब तक। उस रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब यही होता है कि वो रिवॉल्व होती रहती है, मतलब एक साइकिल के तौर पर वो चलती रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। फर्स्ट है हमारा, द बोरोअर में यूज और विदड्रॉ फंड्स अप टू अ प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। आप कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हो या कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ये कैसे तय होता है? इसके लिए जो आपकी एजेंसी होती है, विड्रॉइंग एजेंसी या इशूइंग एजेंसी या बैंक, आपने जहाँ से भी लिया है, वो एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देती है। क्रेडिट लिमिट जिसे हम क्रेडिट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट लाइन सेट कर देती है और उतने अमाउंट तक आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, तो आप मैक्सिमम एक महीने में 50,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, या किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हो, पर 50,000 तक, उसको आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। राइट, सेकेंड पॉइंट है हमारा, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एज फंड्स आर बोरोड एंड देन रीपेड। अमाउंट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट क्या मतलब हुआ? जो आपके पास अमाउंट रहता है अवेलेबल क्रेडिट का, जो अमाउंट होगा वो टाइम टू टाइम डिक्रीज और इंक्रीज होगा। कैसे? अभी जैसे मैंने बताया, आपके पास सपोज एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000। अब आपने इस महीने उसमें से 20,000 की शॉपिंग कर ली या 20,000 का पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपकी अमाउंट की जो लिमिट है, जो अवेलेबल क्रेडिट की अमाउंट है, वो कितनी बची? रिमेनिंग अमाउंट होगा वही तो कहलाएगा अवेलेबल क्रेडिट। वो कितनी बची? 30,000 बची। अब आपके पास 50,000 नहीं है, अब आपके पास 30,000 है, क्योंकि आपने इस महीने में 20,000 खर्च कर लिया।
और वो जो लिमिट है वो वापस से एज इट इज़ हो जाएगी कब, जब आप यूज़ किए हुए 20,000 का पेमेंट कर दोगे, रीपेमेंट कर दोगे, तब आपकी लिमिट वापस से 50,000 हो जाएगी। और लिमिट क्या होती है, यूज़ करने से और रीपे करने से घटती बढ़ती रहती है। जो आपके पास अवेलेबल क्रेडिट है, जो उपलब्ध ऋण है, उसकी सीमा घटती बढ़ती रहेगी उसको उपयोग करने और उसका भुगतान करने के आधार पर। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है हमारा द क्रेडिट में बी यूज्ड रिपीटेडली। ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये क्रेडिट इस तरह की होती है जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं नॉन रिवॉल्विंग की बात करूँ, नॉन रिवॉल्विंग का मतलब है जिसे आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जो सर्कुलर फ्लो में नहीं चलता। जैसे कि एजुकेशन लोन। सपोज आपके लिए आपके पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लिया, आपने अपना ग्रेजुएशन उस एजुकेशन लोन के अमाउंट से कर लिया, तो क्या आपके ब्रदर एंड सिस्टर किसी को अगर फिर ग्रेजुएशन करना है या कोई भी पढ़ाई करनी है, तो उसके पढ़ाई के लिए जो अमाउंट की ज़रूरत है, क्या वो आपकी लोन की एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा आगे फिर से? नहीं, आपको लोन मिला आपकी पढ़ाई के लिए, आपने उसको रीपे कर दिया और वो एग्रीमेंट वहीं पर ख़त्म हो गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये एक तरह से सर्कुलर फ्लो में नहीं चल रहा है, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, उस अमाउंट को, उस लोन को आप रीयूज़ नहीं कर सकते। पर अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, ओवरड्राफ्ट की बात करें, तो हम उसे क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज़ करते हैं, बार बार। इस महीने किया, अगले महीने फिर किया, उसके अगले महीने फिर किया, रिपीटेडली, है ना, बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिवॉल्विंग में ऐसा नहीं होता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, द बोरोअर मेक्स पेमेंट बेस्ड ओनली ऑन द अमाउंट he or she has actually used or withdrawn plus interest। आपको पेमेंट किसका करना होता है? सपोज आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 50,000, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, पर आपने महीने में पूरा यूज़ नहीं किया। आपने 10,000 का ओवरड्राफ्ट यूज़ करा, आपने 20,000 का क्रेडिट कार्ड से अमाउंट यूज़ करा, तो जो आपको रीपे करना होगा और जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो आप किस पे दोगे? जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है या फिर यूज़ किया है। पर ऐसा नॉन रिवॉल्विंग के केस में नहीं होता है। कैसे नहीं होता? सपोज आपने होम लोन लिया या फिर कार लोन लिया या फिर एजुकेशन लोन लिया, किसी भी तरह का कोई लोन लिया, ठीक। होम लोन आपने लिया 20 लाख का और आपको उस समय पर खर्च करने पड़े सिर्फ 10 लाख। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप बैंक को 10 लाख के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे? इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा, आप बोलोगे कि नहीं, मैंने तो अपने घर पर अभी 10 लाख ही यूज़ किया है, तो मैं तो सिर्फ इतने का पेमेंट करूँगा। नहीं, आपको पेमेंट पूरा 20 लाख पे करना होगा। जितना बैंक ने सैंक्शन किया है अमाउंट, उस पे करना होगा। बैंक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपने यूज़ कितना किया। बैंक को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि बैंक ने सैंक्शन कितना किया, राइट। पर नॉन रिवॉल्विंग के केस में ऐसा नहीं है। बैंक ने आपके लिए जितना भी लिमिट सैंक्शन किया है, बैंक चार्जेस उस पे नहीं लगाता है। बैंक चार्जेस लगाता है आपकी यूज्ड अमाउंट पे। आपने यूज़ कितना किया है, उसने तो सैंक्शन किया है आपको 50,000 की लिमिट, पर क्या आपने पूरा 50,000 यूज़ किया है? अगर हाँ, तो 50,000 पर इंटरेस्ट पड़ेगा।
और अगर आपने उससे कम यूज़ किया है अमाउंट, तो जितना यूज़ किया होगा सिर्फ उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे। द बोरोअर में रीपे ओवर टाइम सब्जेक्ट टू एनी मिनिमम पेमेंट रिक्वायरमेंट और इन फुल एट एनी टाइम। क्या मतलब हुआ? जो बोरोअर है, जिसने अमाउंट लिया है बैंक से, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या दो ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है कि वो पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में रीपे कर दे, ठीक। और दूसरा ऑप्शन होता है कि ओवर द टाइम रीपेमेंट किया जाए। ओवर द टाइम का मतलब है जो मिनिमम अमाउंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका पेमेंट वो तुरंत कर दे, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसका पेमेंट वो धीरे धीरे करे। उसने 20,000 उठा लिया, बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर ओवरड्राफ्ट से ले लिया, तो जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, बैंक ने बोला कि इस महीने आपको 5,000 तो पेमेंट करना ही करना है। अगर आप पूरा 20 नहीं कर सकते तो 5 तो करना ही है। तो मिनिमम क्या हुआ? मिनिमम हुआ 5,000। पहला ऑप्शन होता है कि आप 20 का 20 पूरा का पूरा कर दो। दूसरा ऑप्शन होता है आपने 5 का पेमेंट अभी कर दिया, रिमेनिंग 15 का पेमेंट आपने आने वाले महीनों में थोड़ा थोड़ा करके कर दिया। तो ये बोरोअर के पास में दोनों ऑप्शन होते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट के केस में। नॉन रिवॉल्विंग के केस में ये फैसिलिटी नहीं होती है। लास्ट हमारा है, इन सम केसेस द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी टू द लेंडर फॉर एनी मनी दैट इज undrawn. This is especially true of corporate bank revolving credit loans. क्या मतलब हुआ इसका? जो आपके कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस का मतलब है जो जनरली बिजनेस क्रेडिट्स होती हैं, जो बिजनेस पर्सन क्रेडिट उठाते हैं, क्रेडिट लेते हैं, जैसे कि आपका कैश क्रेडिट। उस तरह के केसेस में क्या होता है? द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू पे अ फीस टू अ लेंडर फॉर एनी मनी दैट इज अनड्रॉन। आपने उसको विड्रॉ नहीं किया है, फिर भी आप उस पर फी पे कर रहे हो, ठीक है। पर ये क्या है? ये एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा नहीं होता है ना। ये क्या है? ये एक्सेप्शनल केस है। इसी वजह से स्टार्टिंग में लिखा है इन सम केसेस। और जनरली कब? जब आप कॉरपोरेट बैंक से डीलिंग कर रहे हो। और कॉरपोरेट बैंक से डीलिंग कौन करता है? जनरली बिजनेस पर्सन। जब आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, उस केसेस में जनरली इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपका आता है नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट। नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि रिवॉल्विंग का कंट्रास्ट ही है ना नॉन रिवॉल्विंग, तो डिफरेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक थोड़ा सा उसका मीनिंग और देख लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाइल नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट ऑफन हैज़ अ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड प्रिडिक्टेबल पेमेंट शेड्यूल। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो पेमेंट शेड्यूल है वो क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है। इससे पहले अभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था? पेमेंट आप इकट्ठा भी कर रहे थे, और अगर आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो तो पेमेंट आप थोड़ा थोड़ा करके भी कर रहे थे। तो वो अनप्रिडिक्टेड है। बोरोअर कैसे पेमेंट करेगा आपको क्या पता है ना। हो सकता है वो सारा पेमेंट एक बार में कर दे, और हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करे। और नॉन रिवॉल्विंग में आपका पेमेंट शेड्यूल प्रिडिक्टेड होता है, उसमें फिक्स होता है आपको इस महीने इतना पेमेंट करना है, इस महीने इतना पेमेंट करना है। अगर सालाना पेमेंट है, 10 साल का लोन है, तो उसमें पता होता है
पहले साल में इतने लोन का रीपेमेंट करना है, दूसरे साल में इतने, तो वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से तय होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कहीं ना कहीं। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है जब आप लंबे समय के लिए ले रहे हो, क्योंकि नॉन रिवॉल्विंग में तो लंबे समय के लिए लोन्स आते हैं ना, जो बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो जब लॉन्ग टर्म है और उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ ज़मानत भी रखी होगी, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। किससे कंपैरेटिवली? आपकी रिवॉल्विंग क्रेडिट से अगर हम कंपैरिजन करें तो। उसके बाद है इट डज नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है। आपने एक बार इशू करा लिया, आपने एक बार उसे यूज़ कर लिया और एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, आप उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो फ्लेक्सिबल नहीं है। दोबारा यूज़ करना है, फिर से आप बैंक जाओ, फिर से आप फॉर्म फिल करो, फिर से सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करो, फिर से आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ करो, फिर से उतना ही लंबा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। You can use revolving credit for a variety of purchases as long as you stick to the credit card terms. रिवॉल्विंग क्रेडिट को आप वेराइटी ऑफ परचेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। जनरली अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आप उससे परचेजिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। आप उससे नॉमिनल परचेजेस भी कर सकते हो, डेली यूज़ का सामान खरीद सकते हो। चाहो तो आप हैवी इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं या फिर जो बहुत कॉस्टली सामान आता है वो भी आप खरीद सकते हो। अगर आप चाहो तो उससे आप अपने कुछ जो आपके बिल्स हैं या फिर आपको कहीं कुछ और पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट भी कर सकते हो। तो एक तरह का क्रेडिट कार्ड या एक तरह की जो आपकी क्रेडिट है उससे आप वैरायटी ऑफ पर्पस पूरा कर सकते हैं। On the other hand, non-revolving credit has more purchasing power because you can be approved for higher amounts depending on your income, credit history and other factors. Because of the risk involved, banks often limit the amount you can borrow on revolving credit. क्या मतलब हुआ? नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट में परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है? रिवॉल्विंग क्रेडिट में तो लिमिट कम होगी ना आपकी, छोटे समय के लिए आपको लोन मिल रहा है तो वो कुछ समय के लिए होगा, आपके 6 महीने के लिए, कुछ भी टाइम, थोड़े कम टाइम के लिए। और कम समय के लिए जब आपको लोन मिलेगा तो अमाउंट उसका कैसा होगा? वो भी कम होगा। अब कम अमाउंट में आपको कम समय के लिए लोन मिल रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत हैवी परचेज नहीं कर सकते आप उससे। डे टू डे लाइफ के आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, डे टू डे बिजनेस की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, राइट। पर अगर हम बात करें नॉन रिवॉल्विंग क्रेडिट की तो उसमें परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, हाइयर अमाउंट के लोन होते हैं और उसमें परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आज कवर नहीं करूँगी क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज का टॉपिक फ़िलहाल मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।